औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक चल रहे होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 51 मैकेनिक्स, और लेक्चर नंबर 51 में हम पढ़ रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसके अंदर आज हमने स्टडी करना है मास वेरिएशन, कि जो मास के अंदर वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम्स। तो जब दो फ्रेम्स जो हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मूव कर रहे हों और उनके अंदर हम मास की मेजरमेंट करें, तो क्या वो मास की मेजरमेंट भी चेंज होती है? क्या मास की मेजरमेंट में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्ज़र्वर कोई चेंज आती है या नहीं आती है? इस चीज़ को हमने आज स्टडी करना है। अब सपोज करें मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स है, वो एक जो हमारे पास रेडी वाला है, उसे 2 किलो सेब लेता है और 2 किलो सेब लेने के बाद वो गाड़ी या मोटरसाइकिल में बैठ जाता है। पहले वो स्टेशनरी था, फिर उसने मूव करना शुरू कर दिया। तो जब वो गाड़ी में बैठ जाता है और या मोटरसाइकिल पे बैठ के घर पहुंचता है, तो वो उसके सेब जो हैं वो 2 किलो ही रहते हैं। ये 2 किलो उसका मास है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जो मास है उसके अंदर वेरिएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मूविंग फ्रेम रेफरेंस के अंदर मास इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो नहीं होता कि वो गाड़ी में बैठ के आया था तो जो 2 किलो सेब थे वो 3 किलो सेब हो गए घर पहुंचने तक। ये चीज़ तो हमें आम डेली लाइफ में तो ऑब्ज़र्व नहीं होती। लेकिन जहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, यानी कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें मास वेरिएशन का कंसेप्ट जो है वो मिलता है कि वहाँ पर मूविंग फ्रेम्स के अंदर मास जो है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो आती है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर पहले हेडिंग हम लगा लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मास वेरिएशंस। ये आज हमारा लास्ट जो है वो रिजल्ट है इसका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, mass is not a constant quantity. फिजिकल, तो मास जो है वो कोई कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मास जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वेरी करता है। इट वेरीज विद द स्पीड ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की स्पीड से। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि जो ऑब्जेक्ट हायर स्पीड्स, मच हायर स्पीड्स के साथ मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व होती है। जो हायर स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं वहाँ पर आपको मास वेरिएशन जो है ऑब्ज़र्व होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब स्पीड बढ़ती है किसी बॉडी की, तो बॉडी का जो मास है वो भी इंक्रीज़ होता है। व्हेन द स्पीड of body
increases, its mass will also increases। यानी कि वो बॉडीज़ जो हायर स्पीड्स के साथ मूव कर रही होती हैं उनका मास भी इंक्रीज होता है। दिस इज़ द लास्ट रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity, the mass of body is given as, तो मास ऑफ बॉडी जो है वो इस तरह दिया हुआ है, P इज इक्वल टू mv। सॉरी, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी, हमें पता है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या दी है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब क्या है कि मास जो है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ये एम वी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका क्या मतलब है कि मास जो है यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एम इंटू वी का क्या मतलब है? मास इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ बॉडी, उसका फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है स्पीड के ऊपर। तो कंसिडर करें कि हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, एस और एस प्राइम। कंसिडर द टू फ्रेम्स एस एंड एस प्राइम। हमारे पास जो है वो दो फ्रेम्स हैं, एस और एस प्राइम। द फ्रेम एस इज एट रेस्ट, फ्रेम एस जो है वो रेस्ट पे है, एंड फ्रेम एस प्राइम इज मूविंग with constant velocity, with respect to frame S। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्रेम S के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है। द मास ऑफ ए बॉडी measured in frame, तो जो मास ऑफ बॉडी जो मेजर कर रहे हैं फ्रेम एस में, इट इज एम नॉट, वो एम नॉट के बराबर है, विच इज नोन एज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, जिसको कि हम कहते हैं कि ये रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है। बॉडी का रेस्ट मास है, रेस्ट उस फ्रेम में जो कि रेस्ट के ऊपर है। अच्छा, इसी तरह जो मास हम मेजर करते हैं इन फ्रेम एस प्राइम, दैट इज नोन एज वेरिएबल मास। The mass which is measured in frame S prime, it is known as variable
मास। इसको आके हम कहते हैं वेरिएबल मास, जिसको हम फ्रेम एस प्राइम के अंदर मेयर करते हैं, एम से इसको हम डिनोट कर देते हैं। नो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, नो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, तो जो हमारे पास आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन है वो क्या है कि E इज इक्वल टू एम सी। इसको ये भी आगे हम प्रूव करेंगे इसको भी, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंस ले लें, टेक डिफरेंस ऑफ अबव इक्वेशन, अगर हम अबव इक्वेशन का डिफरेंस जो इसको ले लें तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर। इसको आप क्या दें कि दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है, ठीक है। डी इज इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर। तो जब बॉडी स्टार्ट करेगी मूव करना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। व्हेन बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होगी, सो हमारे पास जो है वो डी ई बराबर होगा एफ डी आर के। अब ये डी ई एफ डी आर के ये मैंने कहाँ से लिखा, देखिए वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू एफ डी। तो मैंने डब्ल्यू को रिप्लेस किया डी ई के साथ और डी को रिप्लेस किया डी आर के साथ। तो एक्चुअली वर्क डन जो होता है वो चेंज ऑफ एनर्जी के बराबर ही होता है। तो अब आप देखें कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, बाय न्यूटन सेकंड लॉ in terms of momentum, in terms of momentum न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि F जो होता है वो डी पी ओवर डी टी के बराबर है। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। अब यही वैल्यू जो है इसको मैं रख दूँ डी इज इक्वल टू एफ डी आर वाले रिलेशन में। तो डी ई डी पी ओवर डी टी ये डी आर के मेरे पास बराबर आ जाएगा। तो डी पी यहाँ पर कितना है, एम वी। तो डी ई, अब यहाँ पर मैं वेक्टर नहीं यहाँ डालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा, ठीक है। डी ओवर डी टी इंटू एम वी डी आर, ये चीज़ आ गई। और डी आर हमें पता है कि बराबर होता है वी डी, ठीक है। तो डी ई डी ओवर डी टी एम वी वी डी टी, यह चीज़ जो है हमारे पास बन जाएगी। और इसको हम कह सकते हैं कि इसका अगर डिफरेंशियल ले लें तो डी ई हमारे पास कितना आ जाएगा, एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी, और बाहर इसके वी डी टी। ये चीज़ जो है हमारे पास बन जाएगी। अब आप देखेंगे इसमें कोई कटिंग होती है, ये डी टी से कट जाएगा, वी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी। इसको आप कहते हैं क्वेश्चन। नाउ कंपेयर 1 and 2।
अब जो है वो आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dm c स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी। यह चीज़ जो है हमारे पास आ जाएगी। इसको इधर लें, डी एम सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम वी डी। इसको उधर ले जाएं तो डी, इसको इधर ले डी एम और एम, इसको उधर ले जाएं तो वी डी वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है नाउ इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसका अब आप इंटीग्रेट करें तो देखें डी एम ओवर एम वी डी वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यह चीज़ हमारे पास आती है और इनकी लिमिट्स एम नॉट से एम और 0 से v। जब रेस्ट पे था तो एम नॉट मास था, जब मूव करना शुरू किया तो मास m हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करें तो log ऑफ m नॉट टू m हमारे पास आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 से v वी डी वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूँ कि जो ये वाला इंटीग्रल है इसको हमने सॉल्व करना है। ये तो हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को। तो देखते हैं कि जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर निकलता है। करिए स्टूडेंट्स, अब मैं ये वाला इंटीग्रल जो है इसको सॉल्व करने लगा हूँ कि 0 से v हमारे पास वी डी वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं कहूँगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जो है वो टी के बराबर है और -2 वी डी वी जो है वो डी टी के बराबर है, तो वी डी वी मेरे पास -1 और वो डी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है उठा के आप वहाँ पर ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें इंटीग्रल के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, जब ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 डी टी ओवर टी, डी टी ओवर टी 0 to v। ठीक है, 0 to v। तो अब ये आ जाएगा -1/2 log ऑफ t 0 to v। अब t की वैल्यू आप रख रहे हैं यहाँ पर -1/2 log ऑफ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 0 से v। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी और -1/2 लिमिट लगा दें तो log ऑफ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस log ऑफ c स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 log ऑफ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या थी, ये बन जाएगी log ऑफ m ओवर m नॉट। ये इंटीग्रल में कैलकुलेट कर लिया, -1/2 log ऑफ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन गई। अब आप देखें कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ m ओवर m नॉट, लॉ की प्रॉपर्टी लगाएं, इसको ऊपर जाए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1/2। log से कट गया तो m ओवर m नॉट
ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -1/2, और इसको आप कह सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हमारे पास जो है ये चीज़ बन जाएगी, m इज़ इक्वल टू m नॉट। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं इस रिलेशन को कि m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मास वेरिएशन। यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 है, तो m इज़ ग्रेटर देन m नॉट। तो मूविंग फ्रेम के अंदर मास जो है तो वो इंक्रीज़ होता है, जो वेलोसिटी बढ़ती है तो मास जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर इफ़ v इज़ इक्वल टू c इस इक्वेशन में पुट कर दें, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ये कट गया, ये भी कट गया, तो m नॉट ओवर 0 दैट गोज़ टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट मास ऑब्टेन करना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि अगर इन्फिनिट मास होगा तो उस इन्फिनिट मास को एक्सेलरेट करवाने के लिए आपको इन्फिनिट फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो F इज़ इक्वल टू ma, कि न्यूटन का सेकंड लॉ है वो यहाँ पर वायोलेट हो जाता है। तो जब when v approaches to c, तो मास ऑफ बॉडी क्या होता है, जब v approaches to c मास ऑफ बॉडी बिकम्स इनफाइनाइट। तो मास ऑफ बॉडी इनफाइनाइट होता है, और एंड टू एक्सेलरेट इनफाइनाइट मास we need infinite force, हमें infinite force की ज़रूरत पड़ती है, which is impossible to attain, जिसको हासिल करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा कोई बॉडी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती। सो नो मटीरियल ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसके साथ मूव नहीं कर सकता। तो अब कल जो है इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी एंड मास स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर लॉरेंस रिलेटिविस्टिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और एक बस और ये 2 लेक्चर्स का काम रह गया। उसके बाद आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट लगेगा। ओनली 2 वीडियोस चाहिए। अभी मैं जान का हिस्सा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो कम अज़ कम जो है अपने पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको कवर कर लें, क्योंकि आप बहुत पीछे हैं पिछले लेक्चर्स में। इसलिए मैंने अब वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो भी थोड़ा कर दिया, और एक एक टॉपिक जो है वो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। तो अपने लेक्चर्स जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि अब आपका ये ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है वो भी पढ़ाना शुरू कर दूँगा ऑनलाइन, ताकि आप लोगों का जो है वो वक्त वो ज़ाया
ना हो। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।